वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे जो हमारी भौतिक विज्ञान की 12वीं कक्षा का एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें हमने आवेश और कूलाम का नियम, कूलाम के सदिश नियम का सदिश निरूपण ये पढ़ लिया था। आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, कूलाम का नियम ये कहता है कि जो दो कोई आवेश है, कूलाम का नियम पहली बात तो स्थिर आवेशों पे लगता है, और कोई अगर दो स्थिर आवेश है तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर हमने इसका सदिश निरूपण भी देख लिया था विद्यार्थी। आज हम चलते हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उससे पहले तैयार हो जाइए। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं विद्यार्थियों। कितने घोड़े दौड़ते हैं? दो घोड़े दौड़ते हैं। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। एक तो नेगेटिव दौड़ता है जबकि दूसरा पॉजिटिव दौड़ता है। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा किसको खुराक देनी है? दूसरे घोड़े को, पॉजिटिव घोड़े को खुराक देनी है। और इसको ही अपने दिमाग में हमेशा बिठाए रखना है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात कीजिए। प्रथम क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात कीजिए। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो है क्या, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था विद्यार्थियों की। ये है हमारी निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। विद्युतशीलता होती है विद्यार्थियों किसी भी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो विरोध है, उस विरोध को मापने का जो मापक है वही विद्युतशीलता होती है। और यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं विद्यार्थी। देखिए हमने इसको सोल्व करने के लिए हम कूलाम के नियम पर चलते हैं। कूलाम ने नियम दिया था कि जब कोई दो स्थिर आवेश है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। विद्यार्थी यहाँ पर Q1 और Q2 वो दोनों आवेश है जिनके मध्य आपस में बल महसूस किया जा रहा है, और R उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करनी है। तो मैं इस एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेता हूं। देखिए विद्यार्थियों, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया। इस एफ को इधर भेज देते हैं, यहां आ जाएगा। यहां होगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ इन दोनों को स्थानांतरित किया है। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लिया और एफ को इधर ले आए, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो उसको अकेला कर दिया। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखते हैं। किसकी विमा लिखनी है? एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा के लिए ऊपर चलो पहले। तो ऊपर है हमारे पास Q1 और Q2। विद्यार्थियों Q1 Q2 है आवेश। दोनों आवेशों के अलग अलग नाम है, परंतु है तो दोनों आवेश ही। और आवेश की जो विमा है वो हमने पहले पढ़ ली है पिछली क्लासों में कि A1 T1 होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो Q है Q बराबर IT होता है 10वीं क्लास में। हालांकि चीज को आपने पढ़ा होगा कि आवेश जो है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से जो धारा है वो मूल भौतिक राशि है, और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है A, और इसकी जो विमा है वो A1 होती है। जबकि T समय ये भी मूल भौतिक राशि, और इसका जो मात्रक है वो सेकंड होता है, और इसकी जो विमा है वो T1 होती है। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों A1 T1। फिर कह रहा है कि ये दो है, तो Q1 जो है उसकी A1 T1, Q2 जो है उसकी भी विमा A1 T1। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। फिर 4 पाई, कोई विमा नहीं है। F है बल, बल की विमा हो जाएगी M1 L1 T-2, ये बल की विमा है। और R दूरी, दूरी की विमा होती है L2। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं विद्यार्थी। देखिए ऊपर तो आ जाएगा A2 T2 अपॉन में यहां आ जाएगा M1 L3। देखिए 1 और 2 दोनों जुड़ जाएगी, बेस समान है तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो L2 हो गया विद्यार्थियों। फिर T-2 बच गया।
इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए m-1 ऊपर लाएंगे तो -1 हो गया, l को भी ऊपर लाएंगे तो l-3, t को ऊपर लाएंगे तो t माइनस के 2 है, ऊपर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 प्लस के ऊपर पहले से ही पढ़े हैं विद्यार्थियों, और a2 हो जाएगा। ये हमें मिल गई है बीमा किसकी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। किसकी बीमा आ गई विद्यार्थियों, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। कैसे सोल्व करते हैं इसको पता होना चाहिए आपको। अगर मान लो इसमें आपसे ये पूछता कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, हालांकि ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, पर यहां से आपको निकालना भी आना चाहिए। देखिए Q1 Q2, तो जो आवेश है उसका मात्रक कूलम, जिसको C से लिखते हैं, दो आवेश है तो C²। 4π कोई मात्रक नहीं है, F का मात्रक न्यूटन, R दूरी है जिसका मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बैठ कर सोल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁵ तथा 5 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश हैं, उनके बीच बल ज्ञात करना है कूलम के नियम से। देखिए विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि वायु में दो आवेश पड़े हैं। मान लेते हैं यहां आवेश पड़ा आपका Q1 और इससे R दूरी पर एक और आवेश पड़ा है यहां पर, ये मान लेते हैं आपका आवेश है Q2। एक आवेश का मान इसने दे रखा है 2 × 10⁻⁵ कूलम। ये आवेश 2 × 10⁻⁵ कूलम एक आवेश, तो जबकि दूसरा जो आवेश है वो आपका है 5 × 10⁻⁷ कूलम। साथ ये कह रहा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है R वो 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम उन आंकड़ों को लिख लेते हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो दिया है, दिया ही है, Q1 दे रखा है आपको पहला आवेश 2 × 10⁵ कूलम, Q2 दे रखा है आपको 5 × 10⁷ कूलम, और R दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। विद्यार्थी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको जो भी उसकी मात्रक है उन मात्रकों को एक ही पद्धति में रखना है। चाहे तो आप CGS में रख सकते हैं, चाहे तो आप MKS में, जिसे हम SI पद्धति कहते हैं, उसमें रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए आवेश का जो SI मात्रक है वो कूलम है, दोनों कूलम में दे रखे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या यहां है थोड़ी सी, लेकिन हल हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। 50 सेंटीमीटर दूरी का CGS मात्रक है, हमें दूरी के MKS मात्रक पर चलना है, SI मात्रक पर चलना है। तो SI मात्रक पर चलना है, इसका मतलब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है विद्यार्थियों, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.50 मीटर, 0.50 मीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कूलम नियम अनुसार, कौन से नियम से, कूलम नियम से। कूलम नियम ये कहता है कि दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा है, वो बल इन दोनों के गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल के जो समानुपाती, तो F बराबर Q1 Q2, हालांकि ये समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने समानुपाती चीज पहले से हटा दिया, तो यहां हम लिख देंगे K, और इस K का मान होता है 1/4πε0, या फिर इस K को देखो यहां लिख देता हूं अलग से आपके, ये K जो है वो होता है 1/4πε0, या आप कह सकते हो K होता है आपका 9 × 10⁹। देखिए मात्रक यहां से याद कर सकते हो। देखो K का मात्रक करना है क्या, तो जैसे अभी हमने एप्सिलॉन नॉट का किया वैसे इसका कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट में आपने एप्सिलॉन नॉट को क्या कर दिया, बाकी सबको एक तरफ रख दो, उनके सबकी मात्रक लिख दो। वैसे इसके साथ कर दो, K को क्या कर दो, बाकी सबको इधर भेज दो। अब जो भाग में है भाग में आ जाना, जो गुणा में आएगी, ये देखो ये भाग में है तो ऊपर आएगी तो गुणा में आ जाएगी। तो यहाँ तो ऊपर क्या रहेगा, F और R स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आपका F का तो N और R का मीटर स्क्वायर अपॉन में, ये देखो दोनों गुणा में है तो बाद में आ जाएगी, तो Q1 Q2 दोनों ही कूलम है तो C स्क्वायर। हालांकि एप्सिलॉन नॉट का विपरीत होता है मात्रा, तो जब विपरीत इसलिए होता है देखो ये K और ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए भी विपरीत होता है। तो K बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। चलिए अब हम इसमें मान पुट कर देते हैं। देखिए F बराबर K का मान तो हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 देखिए आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -5 कूलम, तो मैं यहां रख देता हूं 2 गुणा 10 की घात -5 गुणा Q2, देखिए विद्यार्थियों Q2 ये दे रखा आपको 5 गुणा 10 की घात -7 कूलम अपॉन में R स्क्वायर, दूरी कितनी देर की है 50 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.5 मीटर में, तो यहां लिख देता हूं 0.5 मीटर, 5 0 लिखो या 5 लिखो, उसका हो गया स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों पहले तो हम ये जो गाते हैं उनको काट देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 2 गुणा 5, इनको बाहर लिख दिया। अब देखो ये तो है -5, ये है -7, तो -5 और -7 जुड़ के हो गया -12, जुड़ गया इसलिए क्योंकि दोनों के आधार समान है 10 और दोनों ही गुणा में हैं, तो घातें जुड़ गई -5 और -7 हो गया -12। अब देखिए ये 10 और इस 9 का जो आधार है वो भी 10 गुणा में है, तो इनको भी जोड़ना है, तो -12 और +9 जोड़ेंगे तो जो ज्यादा है वो आएगा, ज्यादा माइनस वाली संख्या है, कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, लिख देता हूं यहां पर गुणा 10 की घात -3 अपॉन में 0.5 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 0.25। देखिए वर्ग यहां आप उधर कोने में ले जाके कर सकते हो आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बाकी 0.25 ही आता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 9 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3 अपॉन में इसको लिख दूं 25 गुणा 10 की घात -2। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगे यानी 100 हो जाएगा, 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं और नीचे से यहां तक आएंगे ऊपर तो 10 की घात -2 हो जाएंगे। अब देखो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो यहां तो क्या बचेगा -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, और ये जो संख्या है ये भी कट जाएगा। देखो 5 से ये कितने बार कटेगा 5 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 × 2 तो हो गया 18 अपॉन में ये माइनस का है कि नीचे आएगा तो 10 हो जाएंगे, 10 5 से गुणा होगा तो 25, कितना हो जाएंगे 25। अब देखो आप इसको सोल्व कर सकते हो बाहर लेकर, या तो इतना ही लिख दो कि पर इतने न्यूटन है, या इसको सोल्व कर दो। अभी आप इसको काटना चाहो और तो ये हो जाएगा आपका 9/25 और 25 का भाग 9 में जाता नहीं है तो हमने लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद ये 90 हो जाएगा, जिसमें 3 बार जाएगा 75 में, फिर 15 बच गए, पॉइंट लगा है तो 0 लग जाएगा, 0 लग गई 150 के अंदर 25 का भाग जाता है 6 बार, तो 0.36 न्यूटन बल यहां लिख देता हूं मैं अलग से, 0.36 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। कहां पर Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य, कितना न्यूटन का 0.36 न्यूटन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगा, और यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो हमें दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कौन से? पहला, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल कार्य कर रहा है। चलिए फिर इसको समझते हैं। देखो एक तो आपको Q1 दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख रहा हूं। Q1 दे रखा है आपको 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को हम लिख सकते हैं 0.4 गुणा 10 की घात -6 कूलम, माइक्रो -6। फिर दूसरा आवेश दे रखा है आपको Q2 0.8 माइक्रोकूलम, फिर माइक्रो का हम लिख सकते हैं 0.8 गुणा 10 की घात -6 कूलम। बल दे रखा है आपको F बराबर 0.2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यहां तो कोई समस्या नहीं, ये चीजें जो हमें दे रखी है वो इनकी है। देखिए एक आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम का, दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम का, वायु में इन पर बल कार्य कर रहा है 0.2 न्यूटन का। यहां तक चीजें दे रखी है। पूछा क्या है, दोनों के बीच की दूरी
दूरी दोनों के बीच की विद्यार्थियों आर से लिखते हैं, तो आर निकालना है। चलिए निकालते हैं। निकालेंगे कैसे? कूलॉम के नियम से। तो लिख देते हैं कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम क्या कहता है? दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। हमें आर निकालनी है तो आर को इधर ले लेते हैं बाहर, जिसका मान निकालना है उसको अकेला ही करना है। फिर हमारे पास बचेगा K Q1 Q2 अपॉन में, देखो आर यहां चला गया, एफ का मान दे रखा है, इधर भेज दो, आर को अकेला कर दो, क्योंकि इसका इधर मान निकालना है, कितना दम है इसमें वो वैल्यू निकालनी है, तो यहां हो जाएगा एफ। तो आपके पास हो गया आर स्क्वायर बराबर, कितना कभी लड़ाई हो जाती है तब दम है तो अकेला आना, तो इसका दम ही देखना है कितना दम है आर स्क्वायर का। फिर के का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 9 Q1। Q1 देखो ये देगा 0.4 माइक्रोकूलम, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम गुणा Q2। Q2 ये रहा विद्यार्थियों 0.8 माइक्रोग्राम, जिसको हमने 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणाम लिख सकते हैं। तो 0.8 गुणा 10 की घात माइनस 6। चलिए गुलाम यहां लिख दिया मैंने, यहां लिखने की कहां जरूरत है? अपॉन में बल दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन। जल्दबाजी में 0.2 का वर्ग मत कर देना विद्यार्थियों, यहां बल है, दूरी वाला इधर आ गया स्क्वायर वाला मीटर, तो सिर्फ 0.2 ही रखना। तो हम यहां लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर, देखो पहले तो घात को सोल्व कर देते हैं। ये है 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 आधा सेम गुणा में है तो जुड़ जाएगी 10 की घात माइनस 12। फिर आधा सेम और ये गुणा में है तो 10 की घात 9 को भी जोड़ देना है। 10 की घात 9 को जोड़ोगे तो आपके पास बचेगा देखो 9 गुणा 0.4 गुणा 0.8, इनको मैं एज इट इज रख दूं। मैंने इस घातों को सोल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास 10 की घात माइनस का 3। देखो माइनस के 12 और प्लस के 9 कितना बचेगा? 3 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। अपॉन में 0.2 कट जाएंगे दोनों दो बार। कितने बार कट जाएंगे विद्यार्थियों? दो बार। गुणा कर दीजिए 9 इंटू 2 18 और 18 को 8 से गुणा करोगे तो 144। अब देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ एक ही अंक है तो यहाँ हम एक अंक के बाद पॉइंट लिख देते हैं। फिर गुणा में 10 की घात माइनस 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 144 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो आपके पास r बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 144 गुणा 10 की घात माइनस 4। यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। देखो 144 का वर्गमूल कितना होता है? याद करो फटाफट देंगे कितना होता है? 144 का वर्गमूल 12 होता है विद्यार्थी। कितना होता है? 12 गुणा में 10 की घात माइनस 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, तो मैं यहां लिख दूं 10 की घात माइनस 2। फिर r बराबर जो 10 की घात माइनस 2 का मतलब है कि इस 12 के भाग में 100 है, और 100 का मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.12। किस में निकलेंगे? मीटर में। तो दोनों के मध्य की जो दूरी है कितनी आ गई विद्यार्थियों? 0.12 मीटर। दोनों के मध्य की दूरी 0.12 मीटर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। पहले ये बताइए कौन से गोले पर? दूसरे गोले पर। किसके कारण? पहले के कारण। तो हमें F21 निकालना है या F12 निकालना है, हालांकि ये मैटर नहीं करता है, फिर भी हमने समझा तो है तो हमें आना तो चाहिए। तो हमें F21 निकालना है या F1। मैंने कहा जिस पर बल लगाया जाता है उसे पहले लिखेंगे, जिसके द्वारा लगाया जाता है उसे बाद में लिखेंगे। तो यहां तो कौन से घोड़े पर बल लगाना है? दूसरे घोड़े पर। तो F2 होगा किसके द्वारा? पहले के द्वारा, तो 1 होगा। इसका मतलब हमें निकालना है F21। क्या निकालना है? F21। मैं यही निकालता हूं, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। वो देखने जगह तो
चलिए अब हमें निकालना है दूसरे गोले पर पहले के कारण बल। तो दूसरे गोले पर पहले के कारण बल कितना होगा, F21 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपोन में R21 का स्क्वायर। R21 लिखो या दोनों के बीच की दूरी है विद्यार्थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर भी हमें Q1 तो दे रखा है, Q1 आपका कितना है 0.4 माइक्रो कूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम। दूसरा आपको दे रखा है Q2 0.8 माइक्रो कूलम, जिसको हमने समझ लिया कैसे लिख सकते हैं 0.8 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम लिख सकते हैं। फिर दोनों के मध्य की दूरी हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी 0.12 मीटर। अब हम शुरू कर देते हैं इसको। देखिए हमें बल निकालना है दोनों के मध्य। K का मान 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 0.4 गुना 10 की घात माइनस 6, दूसरा आवेश 0.8 गुना 10 की घात माइनस 6 अपोन में दूरी 0.12 का वर्ग। फिर हमारे पास बल बराबर हो जाएगा F बराबर, देखो पहले तो घातों को सोल्व करता है, हम इनको सोल्व कर दीजिए आप। तो ये तो बचेगा आपके पास गुणा में है 10 की घात माइनस 3, भाई माइनस 6 और माइनस 6 माइनस के 12 और प्लस के 9 कितने बचाएंगे, माइनस के 3। यहां बचा हमारे पास 9 गुना 0.4 गुना 0.8 अपोन में 12 का वर्ग 144। फिर देखिए इनको गुणा करेंगे तो 0.12 और 0.12 दो गुणा होंगे ना, तो पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्याएं हैं, 4 हो गई। 4 हो गई तो हमारे पास यहाँ जो निकलेगा वो निकलेगा 4 संख्याएं पॉइंट के बाद होनी चाहिए। तो वही 4 संख्याएं यहां रखनी, यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.0144। फिर इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशन है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। 0 या 9 देखो, इसके बाद एक पॉइंट है और इसके बाद एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ऊपर वाली है, जिसके कारण इन 2 डिजिट को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर में लिख देता हूं 4 गुना 8 गुना 10 की घात माइनस का 3 और नीचे में लिख देता हूं 4.4 14.4 सॉरी 14.4 नहीं आएगा, पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे खिसकेगा, तो 0 और 1 के आगे तो 1.44। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F बराबर 9 गुना 4 गुना 8 गुना 10 की घात माइनस 3 और नीचे वाले को 144 गुना 10 की घात माइनस 2। पॉइंट हटा दिया, माइनस 2 लगा दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए 9 से इसको काट देते हैं, 9 से ये कटेगा तो एक बार और 6 16 बार, फिर 4 से ये कट जाएंगे 4 बार, 4 से ये कट जाएंगे 2 बार, तो आपके पास F बच जाएगा यहां पर तो 2 गुणा में, यहां देखिए 10 की घात माइनस 3 और नीचे 10 की घात माइनस 2 कट जाएंगे, ऊपर 10 की घात माइनस 1 बचेगी, तो एक 10 की घात माइनस 1 बची। इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 न्यूटन आ जाएगा। तो जो दोनों के मध्य बल लग रहा है वो कितना हो गया विद्यार्थियों, 0.2 न्यूटन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD है। 4 बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि एक सरफेस, एक जगह है जिस पर एक आवेश पड़ा है बिंदुवत, बहुत बड़े क्षेत्रफल में छोटा सा आवेश रखा हुआ है, उसे बिंदु आवेश कहते हैं। तो 4 आवेश है और 10 सेंटीमीटर की भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है और उस भुजा के वर्ग की जो भुजा है, उस भुजा के जो कोने हैं उन कोणों पर स्थित है। शीर्षों पर अवस्थित है मतलब कोणों पर स्थित है। देखिए मैं बना लेता हूं, ये वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है वो कितने विद्यार्थियों 10 सेंटीमीटर। मैंने इसको नाम दे दिया, मान लो ये मेरा जो सिरा है वो है A बिंदु, ये वाला बिंदु है B बिंदु, ये C और ये D। देखिए आप कहीं से भी शुरुआत करें लेकिन आपको चलना सीक्वेंस से है, बीच में जगह नहीं छोड़नी है, सीक्वेंस से ही चलना है ABCD में।
आप मान लो यहां से शुरू करो तो ABCD, यहां से शुरू करो तो ABCD, यहां से शुरू करो तो ABCD, सीक्वेंस से चलना है। सीक्वेंस तोड़ दी तो मामला गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़ ना करें, सीक्वेंस से चलेंगे। अब देखिए ये कह रहा है कि QA, ए बिंदु पर जो आवेश है कितना है QA, कितना है 2 माइक्रोकूलम है विद्यार्थियों, कितना 2 माइक्रोकूलम। QB बिंदु B पर जो आवेश है माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। QC बिंदु C पर आवेश 2 माइक्रोकूलम। QD बिंदु D पर आवेश माइनस का 5 माइक्रोकूलम। आगे चलिए क्या कहना चाहता है। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर, चलिए वर्ग का केंद्र, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना है। इस केंद्र पर रखा हुआ जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है उस पर बल कितने लग रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों हमने पढ़ लिया था कि कोई जो आवेश है, 2 बिंदुवत आवेश पड़े हैं, 2 स्थिर आवेश है, तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहां पर भी ये आवेश है, देखो इसके कोणों पर, ये जो कोने पर आवेश पड़े हैं वो आवेश एक दूसरे पर बल, देखो QC और QB भी आपस में बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, QB और QD भी आपस में बल लगा रहे हैं, QP और केंद्र वाला 1 माइक्रोकूलम ये भी आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। जो ज्यादा होगा वो बल ज्यादा लगा देगा। QB और QA ये भी आपस में बल लगा रहे हैं, तो जो भी स्थिर आवेश है वो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। अब किस पर कितना लगा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो कह रहा है आप ये ज्ञात कीजिए कि 1 माइक्रोकूलम जो जगह है ना उस पर कितना बल लगाया जा रहा है इन सभी के द्वारा मिलकर। चलिए क्या करते हैं, देखिए मैं QA से चलता हूं। देखिए विद्यार्थियों ये QA जो है, ये QA 2 माइक्रोकूलम है, प्लस का है, 2 माइक्रोकूलम प्लस का है, और 1 माइक्रोकूलम जो केंद्र में आवेश पड़ा है वो भी कैसा है, प्लस का। तो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण, यानी ये जो QA है ये इसको धकेलेगा इस दिशा में, इधर जाओ भाई, चले जाओ दूर हमसे तुम, तो ये इसको धक्का मारेगा आगे की तरफ। अगर हम QB की बात करें तो QB जो आवेश है विद्यार्थी ये माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, जबकि केंद्र में तो प्लस का 1 माइक्रोकूलम है। आकर्षित करेगा, दूर नहीं जाना है, पास आना है। फिर QC 2 माइक्रोकूलम, देखो 2 माइक्रोकूलम किसके हैं, प्लस के हैं, बीच में जो आवेश है वो किसका है, प्लस का है, प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। और फिर अंतिम QD की बात कर लेते हैं। QD माइनस के 5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम प्लस का है, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, ये इधर तक रहेगा। अब देखो इस सेंटर पर क्या घटनाएं घटित हो रही है, देखो इधर से उधर, इधर से उधर, सारी जगह बल लगाए जा रहे हैं फटाफट। हो क्या रहा है देखिए, देखिए ये जो 2 माइक्रोकूलम है A बिंदु पर ये, और बिंदु C पर 2 माइक्रोकूलम है, दोनों ही धनावेश है, और इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम है, ये भी धनावेश है। तो ये 2 माइक्रोकूलम इसको C बिंदु की ओर धक्का मार रहा है, 2 माइक्रोकूलम ही है। इधर से C बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, ये इसको A बिंदु की ओर धक्का मार रहा है। ये दोनों आवेश परिमाण में समान है, एक दूसरे की ओर धक्का मार रहे हैं, तो इनके द्वारा लगाया गया बल जो है वो समान होगा। बल का जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, समान। मैं ऐसे लिख सकता हूं FA बराबर होगा FC के, यानी ये दोनों जो बल है वो कैसे होंगे विद्यार्थियों, समान होंगे, एक दूसरे के द्वारा लगाए गए बल, परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होगी विद्यार्थियों। FA सदिश लिखूं तो माइनस FC सदिश लिखना पड़ेगा। परिमाण तो इनके कैसे हैं विद्यार्थियों, समान है, दिशा कैसी है, दिशा विपरीत है, दिशा कैसी है, विपरीत है। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, काम खत्म हो गया इनका। इन दोनों के बलों से भले ही कितना ही जोर लगाने में, 1 माइक्रोकूलम जो केंद्र पर पड़ा है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जिस जोर से धक्का मारा है उसी से ये इसको इधर धक्का मारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर उधर ये दोनों आपस में धक्के मार रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो A और C खत्म हो गए। अब देखिए B और D, इस माइक्रोकूलम को रस्से से बांध रखा है, B माइनस का है, और ये केंद्र पर जो
1 माइक्रोकूलम है, ये धनावेश है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है पकड़ के अपनी ओर, -5 माइक्रोकूलम खींच रहा है, किसको? 1 माइक्रोकूलम को। वही ये जो डी पर है वो भी -5 माइक्रोकूलम है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, डी वाला इसको अपनी ओर खींच रहा है। अब देखिए ये दोनों आवेश परिमाण में समान है, कौन से? एफ डी बराबर है किसके? एफ बी के। परिमाण दोनों का कैसा विद्यार्थियों? समान है। परिमाण तो समान है, लेकिन ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, इसकी खींचातानी के बीच में ये भी समान और ये भी समान, दोनों के जो बल है वो बल कैसे लग रहे हैं? समान बल लग रहे हैं, तो ये अपना आप खींच रहे हैं, बाकी इस माइक्रोकूलम का कुछ नहीं हो रहा है। ये माइक्रोकूलम अपनी जगह पर स्थिर है, ये इसको अलग खींच रहा है अपनी तरफ, ये इसको अलग खींच रहा है, कोई लड़ना नहीं है। इन दोनों के जो बल है वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, इन दोनों के बल भी जैसे एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे वैसे इनके भी एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, कोई लड़ देना नहीं है, खींचो भले। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी दिशा कैसी है? विपरीत है, और दिशा विपरीत होने के कारण ये भी एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं विद्यार्थियों? निरस्त कर रहे हैं। तो इस 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाले बल का मान हो गया 0, ये आपका नेट बल है, परिणामी बल। कैसा बल है विद्यार्थियों? परिणामी बल है, तो उसका मान कितना हो गया? 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो आवेशों के मध्य त्रिज्या निम्न प्रकार बदल दी जाए, दो आवेश है, क्या है? दो आवेश है, ये आवेश दो, यहां मान लो हमारा Q1 आवेश है, यहां मान लो हमारा Q2 आवेश, दोनों के मध्य की त्रिज्या हम मान के चलते हैं R, और बल जो है वो F ये कहता है कि K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये कौन कहता है? कूलम कहता है, मैं कोई लड़का नहीं, कौन क्या कह रहा है? कूलम कहता है, ये पता रखना है। कूलम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात कूलम कहता है, ये हम पहले से जानते हैं ये वाली बात। चलिए ये बात तो जानते हैं, फिर करना क्या है? ये पहली स्थिति में कह रहा है कि अब आप ये कर दीजिए कि ये जो बीच की त्रिज्या है ना, इसको आधी कर दीजिए, यानी जो आपका R है ना, इस R को R/2 कर दीजिए। त्रिज्या नहीं है, दूरी है, यहां पर त्रिज्या गलत छपा है, दूरी, त्रिज्या नहीं विद्यार्थी, दूरी है। दो आवेशों के मध्य की त्रिज्या निम्न प्रकार से बदल दी जाए, त्रिज्या नहीं बदली जाए, दूरी निम्न प्रकार से बदली जाए, दूरी निम्न प्रकार से बदल दी जाए तो बल होगा। तो उन आवेशों के मध्य की दूरी को बदलना है, तो दूरी कितना कर देना दोनों आवेशों के बीच की? R को R/2 कर दो, ये कह रहा है आधी कर दी जाए, चलो कर दो। करने के बाद हम रखते हैं F, K में तो कोई बदलाव नहीं कर रहा, Q1 में भी नहीं कर रहा, Q2 में भी नहीं कर रहा है, R को R/2 कर दिया, इसका क्या करना है? वर्ग करना है। देखिए विद्यार्थियों कहां तक पहुंच जाते हैं? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर बाई 4 आएगा ना, ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देखो अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये F है, F है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, 4 ज्यादा आगे। क्या ज्यादा आगे? 4। इसका मतलब है कि अगर आप त्रिज्या को दूरी को आधी कर देते हैं तो उनके मध्य पर लगने वाला जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा विद्यार्थियों? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, यही वाला, यदि आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 इज लेस देन 0 हो तो आवेशों के मध्य बल लगेगा, ये अलग क्वेश्चन है। सर ने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी, इसको अलग पेज पे टाइप करना दिया था, लेकिन हम तो समझते हैं इस चीज, समझ लो, आप भी समझो। चलिए चलो ये तो हमने ए पार्ट कर दिया, बी पार्ट ये वाला, ये कह रहा है कि यदि दूरी दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या नहीं है दूरी है, जहां भी त्रिज्या लिखा है दूरी है, ये कह रहा है यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए, r को लिख दिया जाए 2r, तो देखिए 2r लिख देते हैं, तो k को कुछ नहीं सेम ही लिखना है, q1 को सेम लिखना है, q2 को सेम लिखना है, r को 2r लिखना है, और 2r का क्या कर देंगे? स्क्वायर। दूरी को खींच के दुगुना कर दिया, दूरी को खींच के क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में 4R स्क्वायर। फिर मिलाइए, तुलना कीजिए, देखो F है वो लाल पेन से लिखा उधर बे पार्ट में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बच गया?
1/4, यानी कि अब जब बल क्या हो जाएगा, बल 1/4 हो जाएगा विद्यार्थियों। जो पहले बल था ना उसका 1/4 भाग रहेगा जब आप उनके मध्य की दूरी को कितना कर दें, दुगुना कर दें। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे बल का मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम दूरी घटाएंगे बल का मान बढ़ता जाएगा। देखिए दूरी को हमने यहां पर आधा किया, बल 4 गुना हुआ। दूरी को हमने दुगुना किया, बल 1/4 हो गया। समझ गए ना बात को? दूरी घटाएंगे बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे बल घटेगा। तो ये बात थी ऊपर वाले क्वेश्चन की। नीचे वाला भी सोल्व करते हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। यदि आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो आवेशों के मध्य कौन सा बल काम करेगा, ये आपको समझाना है। चलो यहां तक हो गया। फिर देखिए ये कह रहा है कि दो आवेश हैं जिनका जो गुणनफल है Q1 Q2 इज लेस देन 0 है, तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा। देखिए विद्यार्थियों हमने देखा था कि अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर सकता है, वो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रकृति कैसे? अगर दोनों सजातीय हैं यानी कि दोनों ही समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों ही धनावेश या फिर दोनों ही ऋणावेश हैं, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर दोनों में से एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा द्विजातीय आवेशों के मध्य। अब 0 से कम मान कब आएगा? जब दोनों आवेशों को हम गुणा करेंगे। देखिए अगर मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि पहला जो Q1 है वो भी प्लस का है और गुणा करना है मुझे, दूसरा जो मेरा Q2 आवेश है वो भी प्लस का है, इन दोनों को गुणा करना है, तो मेरा जो आंसर है वो प्लस में ही आएगा। प्लस में क्या आएगा? Q1 Q2 प्लस में आएगा। इसका मतलब ये फिक्स है कि 0 से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा। यानी ये स्थिति जो है वो क्या है, 0 से बड़ी है। जब मैंने दोनों आवेश कैसे लिए? धनावेश। अगर मैं दोनों ही ऋणावेश लेता हूं, अब देखिए माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस Q1 Q2। अब प्लस में आ रहा है तो सीधी सी बात है कि 0 से बड़ा ही होगा। इन दोनों ही कंडीशन में घटनाएं जो घटित हो रही थी दोनों आवेशों के बीच में वो थी प्रतिकर्षण की, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे थे। कौन सा बल लगा रहे थे? प्रतिकर्षण बल। यहां तो कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। अब मान लो मैं चेंज कर देता हूं, मैं लेता हूं माइनस Q1 आवेश और इसको गुणा करता हूं प्लस के Q2 से। तो देखो माइनस और प्लस गुणा हो गया तो हो गया माइनस का Q1 Q2। अब माइनस है इसका मतलब 0 से छोटी संख्या, गुणनफल माइनस है ना तो 0 से छोटी है। या मैं लेता हूं प्लस का Q1 आवेश और गुणा माइनस का Q2 आवेश, Q2 है ये। अब देखिए माइनस और प्लस फिर माइनस, क्या आ जाएगा? Q1 Q2। ये भी 0 से छोटी होगी, माइनस है इसका मतलब ऋणात्मक संख्या आ रही है, ऋणात्मक है तो 0 से छोटी है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा विद्यार्थियों? आकर्षण बल। और आकर्षण बल मध्य कार्य कर रहा है, इसका मतलब दोनों का मान कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये तय हो गया कि दोनों आवेशों में से एक ऋणावेश होगा जबकि दूसरा धनावेश होगा, तभी दोनों का गुणनफल 0 से कम आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। अगर दोनों समान है तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस तो गुणा होकर प्लस भी होते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों में से एक आवेश तो धनावेश है जबकि दूसरा आवेश ऋणावेश है, तभी उन दोनों का गुणनफल क्या आ सकता है? माइनस में आ सकता है, 0 से छोटा होगा। और 0 से छोटा होगा माइनस में आएगा, इसका मतलब एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, और दोनों पर आवेशों पर जो प्रकृति है वो दोनों की विपरीत है, एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है विद्यार्थी। तो यहां पर कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में जब Q1 Q2 का गुणा जो है वो 0 से कम है,
कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, देखें यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई? चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं हम। यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? ये कह रहे हैं कि दो पिंड है, ये दो पिंड है। एक पिंड से इधर पिंड ए मान लिया, पिंड ए बी मान लिया। पिंड ए से पिंड बी की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं किस दर से? 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं विद्यार्थियों? 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो आपको ये पूछा कि एक कूलाम आवेश स्थानांतरण होने में कितना समय लेगा। अब आपको ये आना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने ये क्वेश्चन किया भी था। चलिए हम इसको एक एक नियम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए 10⁹ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय, कितना समय लगा? 1 सेकंड का समय लगा। 10⁹ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में कितना समय लगा? 1 सेकंड का समय लगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? 1/10⁹ सेकंड का समय लगेगा। आप जानते हो इसको अच्छे से? अरे जानते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर हमें एक कूलाम आवेश स्थानांतरण करना, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको स्थानांतरण होने में टाइम लगेगा 1/10⁹ गुना 6.25 गुना 10⁻18 सेकेंड में ही आंसर आएगा। यही मात्रक लेके चल रहे हैं फिलहाल। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 10⁻9 से 18 कट जाएंगे 9, तो हमें जो समय लगेगा वो समय आ गया आपका 6.25 गुना 10⁹ किसमें? सेकेंड में। मात्रक तो यही लेके जा रहे थे। अब आप कहोगे नहीं हमें तो इसको मिनट में बदलना है, घंटे में बदलना है, दिनों में बदलना है, वर्षों में बदलना है। चलिए बता देते हैं, हम वर्षों में ही निकाल लेते हैं। देखिए जो टाइम है वो 6.25 गुना 10⁹ 1 मिनट में 60 सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है यहां पर सोल्व कर दीजिए, मिनट में आंसर आ जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, यहां सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका घंटे में आ जाएगा। और 1 दिन में 24 घंटे, दिन का मतलब दिन रात दोनों हो रहा है, यहां आप सोल्व कर दीजिए, दिनों में आंसर आ जाएगा। और 1 वर्ष में 365 दिन, यहां सोल्व कर दीजिए, वर्षों में आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के पश्चात विद्यार्थियों आंसर आता है 198.18 वर्ष। तो यह आपको कैलकुलेशन करनी है, ये अपना होमवर्क है आपका, कैलकुलेशन करके अब आंसर क्या आना चाहिए? 198.18 वर्ष। ये जो टाइम है वो लगता है अगर आप एक कूलाम आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित करते हो तो किस दर से? 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से अगर स्थानांतरित करते हैं तो कितने वर्ष लग जाएंगे विद्यार्थियों? 198.18 वर्ष लग जाएंगे विद्यार्थियों। तो यहां तक मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।